हेलो, कैसे हैं आप। मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, बोला गया है 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, 100 से छोटी सभी ऐसी सभी संख्याएं लिखनी है जो 3 और 4 के सार्वगुणज हों। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 और 4 का गुणज लिखेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हल में हम लोग लिख देंगे 3 का गुणज। तो 3 का गुणज हम लोग कैसे लिखते हैं, गुणज मीन्स क्या होता है, किसी भी संख्या का गुणज ज्ञात करने के लिए उस संख्या को प्राकृतिक संख्याओं में बारी बारी से गुणा करते जाते हैं। जो संख्या प्राप्त होते हैं वह मूल संख्या का गुणज कहलाती है। तो 3 का गुणज लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का टेबल लिख देंगे, पहाड़ा लिखेंगे, ठीक ना। या फिर देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, इसी तरह से आप लिखते जाइए। और हमें कहाँ तक लिखना है, 100 से छोटी, ठीक। या फिर आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 3 का गुणज लिखने के लिए क्या करेंगे, 3, अब 3 में 3 जोड़िए तो 6 आ जाएगा, 6 में 3 जोड़िए 9 आएगा, 9 में 3 जोड़िए 12 आएगा। इसी तरह से आप जोड़ते जाइए। यहाँ देखिए हम लोग आ गया 90, 90 में 3 जोड़िए 93 आएगा, 93 में 3 जोड़िए 96 आएगा, 96 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 99 आएगा। अब 99 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 102 आएगा, ठीक। तो इसी तरह से आगे भी हम लिख सकते हैं। ये सभी क्या कहलाएंगे, 3 के गुणज कहलाएंगी ये सभी संख्या। लेकिन हमें कहाँ तक लिखना है, 100 से छोटी संख्या लेना है। तो यहाँ 99 क्या है, 100 से छोटा है, 102 क्या है, 100 से बड़ा है, इसलिए हम कहाँ तक लेंगे, ओनली 99 तक लेंगे, 102 नहीं लेंगे, ठीक। आगे देखिए, अब 3 का हमने गुणज लिख लिया, ऐसा गुणज जो 100 से छोटी संख्याएं हों। अब 4 का गुणज लिखेंगे। 4 का गुणज देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 जोड़ 16, इस तरह से पहाड़ा लिख दीजिए। या फिर 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 20 में 4 जोड़ेंगे 24। इसी तरह से आप लिखते जाइए। यहाँ देखिए 92 आ गया, 92 में 4 जोड़ेंगे 96 आएगा, 96 में 4 जोड़ेंगे 100 आ जाएगा, ठीक। 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104 आएगा। इस तरह से आप अनंत तक गुणज ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमें ओनली क्या बोला है, 100 से छोटी तक संख्या, छोटी। तो यहाँ देखिए 96 100 तक आ गया। अब 104 लेंगे तो 100 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 104 नहीं लेंगे। अब देखिए, अतः हम लिख देंगे, अतः 3 और 4 के सार्वगुणज, 3 और 4 के सार्वगुणज क्या हो जाएंगे, सार्वगुणज क्या होता है, मतलब उभयनिष्ठ गुणज, अर्थात जो दोनों में हो। तो देखिए 3 का गुणज क्या है, 3 6 9 12। अब देखिए 3 6 9 12, इसमें क्या मिल रहा है, इसमें 4 है, 8 है, 12। यहाँ देखिए 12 है और यहाँ पे 12 है, अर्थात 3 और 4 का सबसे छोटा सार्वगुणज क्या है, 12 है। तो हम लिख देंगे 12। अब आगे देखिए क्या है, इसी तरह से 24 देखिए इसमें है, 24 इसमें है, तो हम लिख देंगे दूसरा 24। देखिए अब तीसरा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 36 है, यहाँ पे 36 है, तो हम तीसरा लिख देंगे 36। या फिर आप एक भाषा ऐसी भी आप समझ सकते हैं कि यदि दो संख्याओं का सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज हमें पता चल गया, तो अब इस गुणज का गुणज लिख दीजिए। तो देखिए 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 हो जाएगा, 12 पंचे 60, ठीक। 12 छाक इसी तरह से आगे 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 में 108 आएगा, और 108 100 से आगे नहीं लेना है हमें। तो इस तरह से 3 और 4 के सार्वगुणज जो कि 100 से छोटे हैं क्या क्या है,
12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और 96। ये हो गए हमारे आंसर। ठीक, देखिए बच्चों, यदि आप लोगों को हल में यदि आप लोगों को इतना नहीं लिखना है, इतनी सारी संख्या, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का गुणज। ठीक, 3 का गुणज, तो कुछ दूर तक लीजिए 3, 6, 9, 12, ठीक, 15, 18, 21, 24। अब डॉट डैश कर दीजिए इसी तरह से आगे। ठीक, अब 4 का गुणज लिखिए। 4 का गुणज, तो 4 का गुणज क्या है? 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24। ठीक, 4 सत्ते 28। इसी तरह से हम आगे लिख देंगे। तो लिख दीजिएगा, आता है 3 और 4 के सार्व गुणज क्या हो जाएंगे? हमें सार्व गुणज लिखना है कितना? 100 से छोटी संख्या तक। तो पहला देखिए क्या मिल रहा है हम लोग को। पहला क्या है? दोनों में कॉमन 12 है। तो पहला, जब दो संख्याओं का सार्व गुणज पहला अगर हमें प्राप्त हो गया तो दूसरा के लिए क्या करेंगे? अब इसका टेबल लिख देंगे। तो 12, 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, जो कि 100 से छोटा है। 12 सत्ते 96, 12 अट्ठे 104 लेंगे तो बड़ा हो जाएगा। 100 से हमें छोटा लेना है, तो इस तरह से ये सभी संख्याएं हो जाएंगे। यह हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं? यहाँ पे हमें बताना है, नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं में बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनका सार्व गुणनखंड 1 हो, उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अर्थात जैसे देखिए, कोई संख्या आप लीजिए, जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए 3 और 4। 3 और 4 ये दोनों क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। तो 3 का गुणनखंड क्या होगा? 1 और 3। 4 का गुणनखंड क्या होगा? 1 और 1, 2, 4। तो इनका दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? सार्व गुणनखंड क्या है? देखिए दोनों में क्या मिल रहा है? ओनली 1 मिल रहा है। तो इस तरह से 3 और 4 क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। या एक और सिंपल परिभाषा में आप क्या समझते हैं, कब समझ सकते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी दो संख्याएं जो एक दूसरे से न कटे, या फिर किसी भी समान संख्या से एक और स्वयं के अलावा, एक के अलावा किसी भी समान संख्या से न कटे, तो उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब देखिए आगे, अब पहला नंबर क्या दिया है? 18 और 35। हमें चेक करना है कि 18 और 35 सह अभाज्य संख्याएं हैं या फिर नहीं है। तो देखिए हम 18 का गुणनखंड लिखेंगे। 18 का गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड क्या होता है कि कोई भी संख्या अपने गुणनखंडों से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 18 का गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 से देखिए 18 विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, 6 से 18 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 9 से हो जाएगा और 18 से विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार से 18 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 6, 9, 18। अब 35 के गुणनखंड, 35 का गुणनखंड याद करेंगे तो 35 का गुणनखंड क्या होगा? 1, 5, 7 और 35। देखिए कैसे, जैसे 35 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 35, 1 के गुणनफल के रूप में। और 35 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 से तो 35 कटेगा नहीं, 3 से विभाजित नहीं होगा, 5 सत्ते 35 होता है। ठीक, अब देखिए 35 को और क्या लिख सकते हैं? 5 मेरा हो गया 6 से विभाजित नहीं होगा, 7 से होगा, 7 बचे 35। यहाँ पे देखिए 5 और 7, यहाँ 7 है और 5 है, यहाँ देखिए 5 7 है, रिपीट हो गया, तो हम यहाँ तक लेंगे। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 35 बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 35, 1 गुणे 35 और बराबर क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 7। तो 35 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? 35 के गुणनखंड 1, 5, 7, 35, 1, 5, 7, 35।
तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड, किसी भी संख्या का गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार से 35 के गुणनखंड क्या हो गए, 1, 5, 7 और 35। यदि 18 का इस तरह से समझ में आया हो तो इस तरह से इस फॉर्मेट में आप हल कर सकते हैं, 18 का गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। वैसे सिंपल किसी भी संख्या का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए वह संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाती है उन संख्याओं को हम लिख देंगे। अब देखिए, तो इस तरह से 35 के गुणनखंड क्या हो गए, 1, 5, 7, 35। अब 18 अतः लिख देंगे, अतः 18 और 35 के सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा। देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इसके अलावा कोई संख्या मिल रही है, नहीं मिल रही है, कॉमन कुछ भी नहीं है। तो एक एक हो गया, एक आ गया, तो हम लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे चूंकि सार्व गुणनखंड बराबर क्या है, 1 है, तो लिख देंगे आगे अतः 18 और 35 दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों संख्याओं का सार्व गुणनखंड क्या है, 1 है। जिन दो संख्याओं का सार्व गुणनखंड 1 हो वो दोनों सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आगे बी नंबर चेक करेंगे हम लोग। बी नंबर दिया है 15 और 37 चेक करना है कि दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं या फिर नहीं। तो 15 का गुणनखंड क्या होगा, 1, 3, 5 और 15। 37 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 37 का गुणनखंड ओनली क्या होगा, 1 और 37, क्योंकि 37 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से सार्व गुणनखंड, दोनों का सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है, 1 और 1, दोनों में देखिए 1 मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 1। लिख देंगे हम अतः 15 और 37 सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये हो जाएगा आंसर। सी नंबर देखिए 30 और 415, तो 30 का गुणनखंड हम लोग ज्ञात कर लेंगे, 415 का गुणनखंड हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए सार्व गुणनखंड हम निकालेंगे, इनमें सार्व गुणनखंड देखिए 1 मिल रहा है, और आगे देखिए 5 मिल रहा है, तो 5 हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे अतः 30 और 415 दोनों सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, ये हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि देखिए इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है और 5 है। अगर ओनली 1 होता तो सह अभाज्य संख्याएं होती, लेकिन 1 के अलावा भी एक संख्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। अब देखिए डी नंबर हम लोग चेक करेंगे। देखिए डी नंबर, तो डी नंबर 17 के गुणनखंड करेंगे, तो 17 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 17। इसी तरह 68 के गुणनखंड हम निकालेंगे, तो 68 किन किन संख्याओं से विभाजित होगा, देखिए 1 से विभाजित होगा, 2 से होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 4 से। इसी तरह से आगे आप चेक करिएगा, 17 हो जाएगा, 34 हो जाएगा और 68 हो जाएगा। ठीक, तो इनका दोनों का सार्व गुणनखंड हम निकालेंगे। दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए 1 और 1, इसके अलावा 17 है तो इसमें 17, देखिए इसमें 17 है, इसमें भी 17 है, तो इसका सार्व गुणनखंड क्या होगा, सार्व गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 1 और 17। तो लिख देंगे अतः 17 और 68 दोनों सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि सार्व गुणनखंड क्या है, 1 के अलावा 17 भी है, इसलिए दोनों ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। नहीं, ये क्या है सहभाज्य संख्या है। इसका बी नंबर भी क्या आया था मेरा, ये भी सहभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ये नहीं है। सी नंबर नहीं है, डी नंबर नहीं होगा, ई नंबर। अब देखिए ई नंबर हम चेक करेंगे, 216 और 215। मेरा क्या है 216 ई नंबर, ठीक ना। 216 का हम गुणनखंड निकालेंगे। 216 का गुणनखंड आप लोग लिख लीजिएगा। अच्छे 1 आएगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 4 से भी होगा, आपका 6 से विभाजित होगा, 8 से भी हो जाएगा,
इसी तरह से 36 हो जाएगा, 36 दूना 72 हो जाएगा, 108 आ जाएगा और 216 आ जाएगा। अब 215 का देखिए, 215 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 से विभाजित होगा, 2 से नहीं होगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है। ये 3 से विभाजित होगा, देखिए 3 से हम लोग चेक करेंगे, 5 1 6 6 2 8, देखिए 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, अब किससे विभाजित होगा, इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा और आगे 43 से विभाजित होगा और 215 से विभाजित होगा। देखिए किसी भी संख्या का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आप लोग अगर बड़ी संख्या दी गई हो तो आप ऐसे कितनी संख्याओं से चेक करेंगे कि यह विभाजित किससे होगा किससे नहीं होगा। तो इसके लिए सिंपल आप लोग क्या करेंगे, जैसे 215 दिया है, 215, तो 215 को लिख सकते हैं 1 गुणे 215, तो देखिए मेरा 1 आ गया और 215 आ गया गुणनखंड। अब 215 को और क्या लिख सकते हैं आप, 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से विभाजित होगा, तो 5 गुणे आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 43, तो देखिए 5 भी आ गया, 43 भी आ गया। अब इससे आगे 6 7 8 चेक करेंगे, किसी भी संख्या से 215 विभाजित नहीं होगा, डायरेक्ट किससे होगा, 43 से होगा, तो 43 5 पुनः आएगा। इस प्रकार से 215 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 5 43 और 215। अब देखिए 216 और 215 में सार्वगुणज क्या है, गुणनखंड क्या है, 1 1, दोनों में मिल रहा है। इसके अलावा कोई संख्या मिल रही है, नहीं मिल रही है। इस प्रकार से 216 और 215 दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, हम लिख देंगे। अब देखिए एफ नंबर मेरा बचा 81, तो 81 का आप गुणनखंड निकाल लीजिएगा और 16 का गुणनखंड निकालिएगा। तो 81 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 से विभाजित होगा, 3 से होगा, 9 से होगा और यह 27 से विभाजित होगा और 81 से विभाजित होगा। इसी प्रकार से 16 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 से विभाजित होगा, 2 से होगा, 4 चौक 16 4 से होगा, 8 से होगा और 16 से होगा। तो 81 और 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या क्या है, दोनों में 1 1 दोनों में आ रहा है। इसके अलावा कोई संख्या समान है, नहीं है। तो अतः हम लिख देंगे 81 और 16 दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, है आंसर। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको ए और बी, ए बी सी 3 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझा दिया था। आगे का क्वेश्चन हमने समझा दिया है, आप अपने उत्तर कॉपी में अच्छी तरह से लिखना है, विधिवत लिखना है। जैसे ए नंबर हमने समझाया था इसी तरह से आपको इनको भी हल करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, बोला गया है कि एक कोई संख्या है, वह संख्या 5 और 12 दोनों से विभाजित है, दोनों से विभाज्य है। तो हमें बताना है कि किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी, सदैव विभाजित होगी, हमें यह चीज बताना है। सिंपल भाषा में आप समझिएगा कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो, 2 और 3 से विभाजित हो, विभाज्य हो, तो वह संख्या इनके गुणनफल 2 और 3 का गुणनफल, इनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी। ठीक, देखिए कैसे, यदि 2 सहअभाज्य संख्याएं दी गई हों, देखिए 2 और 3 सहअभाज्य संख्या हैं क्योंकि एक दूसरे से नहीं कटेंगे। जब 2 सहअभाज्य संख्याएं दी गई हों तो इनसे विभाजित होने वाली संख्या इनके गुणनफल से भी विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे देखिए 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या हम ले लिए 1 12, देखिए 2 छक्का 12, 2 से 12 कटेगा और 3 से भी 3 चौक 12, 3 से भी 12 कटेगा। तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, 2 और 3 का गुणनफल क्या होगा, दोनों का गुणनफल क्या होगा, 6 होगा। तो देखिए यह संख्या 2 12 जो है संख्या मेरी वह 2 से विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है। तो
तो इनके गुणनफल, इनका गुणनफल क्या आएगा 6। तो यह संख्या 6 से भी हमेशा विभाजित होगी। देखिए 6 दूना 12, 6 से विभाजित हो रही है ना। तो अब यहाँ पे हल में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे देखिए हल में हम लोग लिखेंगे हल, चूंकि 5 और 12 दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा था सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, अर्थात वो संख्या एक दूसरे से न कटे या फिर एक के अलावा किसी भी समान संख्या से न कटे। तो देखिए 5, 12 एक दूसरे से नहीं कटेंगी या फिर किसी समान संख्या से नहीं कटेंगी एक के अलावा। तो इस प्रकार से 5 और 12 दोनों क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। तो हम लिख देंगे इसलिए 5 और 12 से विभाजित होने वाली 5 और 12 से विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या सदैव इनके गुणनफल इनका गुणनफल क्या होगा, 5 गुणे 12 तो बराबर क्या होगा 12 पंचे 60। इनके गुणनफल से भी विभाजित होगी, विभाजित होगी। यह हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए कोई संख्या जैसे आप लीजिए 60, जैसे हमने ले लिया 60, ये देखिए 5 से 60 विभाजित होगा 12, 5 बरहम 60, 12 से विभाजित होगा 60, 12 पंचे 60। तो इन दोनों के गुणनफल, इनका गुणनफल क्या होगा 5 बरहम 60, 12 पंचे 60। तो देखिए 60 से विभाजित, 60 जो है 60 से भी विभाजित हो जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि यदि दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, यदि इन संख्याओं से कोई संख्या विभाज्य हो रही है तो इनके गुणनफल से भी वह हमेशा विभाजित होगी। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, बोला गया है एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्या है जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी। यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 में बोला गया है कि एक कोई संख्या है, ठीक, वह संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है, तो वह संख्या और किन किन संख्याओं से विभाजित होगी, हमें ये चीज बताना है। तो देखिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे सिंपल, मान लीजिए कोई संख्या है, एक संख्या 12 है, ठीक, एक संख्या क्या है 12 है। अब देखिए यह संख्या देखिए 6 से विभाजित है, 6 दूना 12, 12 क्या है 6 से विभाजित हो जाएगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो 12 और किन किन संख्याओं से विभाजित होगा, देखिए 6 से विभाजित हो रहा है, तो 6 के जितने भी गुणनखंड होंगे, 6 के गुणनखंड क्या होंगे 1, 2, 3 और 6। यदि संख्या 12 6 से विभाजित हो रही है तो 6 के जितने गुणनखंड है इन सभी संख्याओं से 12 विभाजित होगा। समझ में आ गया ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित हो रही है तो उस संख्या के सभी गुणनखंडों से वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए अब इसको हल के रूप में लिखते हैं हम लोग। अब देखिए हल में हम क्या लिखेंगे, इसको हल में कैसे लिखेंगे, हल चूंकि एक संख्या 12 से विभाज्य है, 12 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 12 के गुणनखंड, तो 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 12 के गुणनखंड क्या होंगे, लिखिए 1 से 12 कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो 12 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो यदि कोई संख्या एक संख्या 12 से विभाज्य है तो यह संख्या 12 के गुणनखंड इतना से भी विभाज्य होगी,
विभाज्य होगी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए एक कोई संख्या आप लीजिए, एक संख्या लीजिए जो कि 12 से विभाजित है, 12 से विभाजित हो जा रही है। तो 12 दूना 24, देखिए 24 जो है 24 में 12 का पूरा भाग चला जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, 2 आएगा मेरा आंसर। अर्थात 24 जो है 12 से विभाजित हो जा रही है। तो अब देखिए जो 24 है 12 के जितने भी गुणनखंड है सभी गुणनखंडों से 24 विभाजित होगा। तो 12 के गुणनखंड देखिए क्या क्या है, 1 2 3 4 6 और 12। तो देखिए 1 से भी 24 कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य हो रही है तो वह उसके सभी गुणनखंडों से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।